कलकत्ता से एक फोन आया एक कार्यकर्ता का कि हमारे यहाँ से 2 लड़कियां जो है वो गुम हो गई और हमें ऐसा लग रहा है कि वो मुंबई में लाई गई। बुजुर्ग थे, लगभग उनकी उम्र तब 65-66 ऐसी होगी। तो मैं जब संस्था में आया तो वो पैदल चल के लगभग 20-25 किलो चावल जो है वो सर पर रख के लेकर आए। हाय फ्रेंड्स, राजेश है वंस अगेन और वेलकम करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हम सब में हीरो। यस, और आज जिस गेस्ट को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं वो एक ऑसम जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए। उनका नाम है मिस्टर सदाशिव चौहान। वो आप देख रहे हैं बोर्ड, जीवन संवर्धन फाउंडेशन, उसके प्रेसिडेंट है। और जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जैसे कि होमलेस बच्चे हैं, उनका जिनके पास सपोर्ट नहीं है सिस्टम पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जिनका घर नहीं है, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं और उनकी जर्नी ये कैसी चल रही है और कहाँ तक वो लेकर जाना चाहते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सुनते हैं उनकी कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हम सब में हीरो। और प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि लोगों को ये बताने का कि हर आदमी कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहा है, उसमें कुछ क्वालिटीज़ है और आप भी कुछ स्पेशल कर रहे हैं, राइट? तो वही मैं दिखाना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप क्या स्पेशल कर रहे हैं लोगों के लिए। तो स्टार्ट करें? चलेगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, लाइक आपके फैमिली के बारे में, आपने ये स्टार्ट कैसे किया, वो तो हम बाद में कवर करेंगे। आप कहाँ यहीं से हैं या कहीं और से आए थे, किसी और गांव से, फिर आप यहाँ पे सेटल हुए? जरा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सदाशिव चौहान है। मैं मूलतः धुलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ओके ओके सर। और मेरी पढ़ाई जो है वो एमए बीएड तक हुई है। एमए में मैंने स्नातकोत्तर पदवी जो है वो ली है। ओके और पेशा से मैं टीचर हूँ। ओके। मैं प्राइवेट क्लासेस लेता था मुंबई में जब आया तब जी और अभी मुंबई के जो रास्ते पे रहने वाले बच्चे हैं जी जी इन बच्चों का रिहैबिलिटेशन का काम करता हूँ। जी। मेरे घर पे मेरी पत्नी है, मेरी एक बेटी है गार्गी करके, ओके। माँ है, मेरी सासू माँ है। सब मिलके हम कल्याण में रहते हैं। जी जी। विगत 14 साल से हम कल्याण में रह रहे हैं। और ये जो सेवा का काम है वो बीते 14 साल से हम कर रहे हैं। ओके रास्ते पे जो बच्चे रहते हैं इन बच्चों का रिहैबिलिटेशन का हम काम करते हैं। ओके मेरे जो पिताजी थे वो कीर्तनकार फैमिली में थे। ओके। महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा होती है, ओके। उस परंपरा के वो कीर्तनकार थे। इसलिए उस उनके जो गुण है वो स्वाभाविक तौर पर हमारे इसमें आए हैं। तो उन्होंने जो सेवा की, लोगों का प्रबोधन का काम किया जी, तो उनका दिया हुआ जो काम है वही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हमें बताइए कि आपकी ये जर्नी, जो आप ये जो हेल्प कर रहे हैं नीडी बच्चों की, कैसे स्टार्ट हुई? जरा इसके बारे में हमें जरूर बताइए। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक काम किया हूँ। ओके 8 साल तक महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में मैंने विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक काम किया है। जी। अहमदनगर है, सातारा, सांगली है, नांदेड़ है। तो महाराष्ट्र के अनेक जिलों में मैंने पूर्णकालिक काम किया है। और पूर्णकालिक काम जब मैंने बंद किया तो उसके बाद में मैंने खुद का करियर शुरू किया। 2007 में अंधेरी में रहने लगा। और लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स जो है उसमें मैं प्राइवेट ट्यूशन लेता था, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनल जो है टीचर हूँ जी। तो बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। साथ में नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो 7 सिस्टर है, तो वहां से जो बच्चे आते थे मुंबई में, उनको अलग तरह की सहायता करने का काम करता था, क्योंकि वहां से बहुत बड़े पैमाने पर कैंसर पेशेंट आते थे। बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन के लिए बच्चे आते थे। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की तलाश में लोग आते थे। तो इनमें क्या होता था कि ये लोग जो है ना कोई रैकेट में फंस जाते थे। जैसे कि कोई एजुकेशन के लिए आता था तो उसको एजेंट लोग फंसा देते थे। कोई काम के इसमें आता था तो लोग काम करवा लेते थे, उनको निकाल दिया तो फिर उनकी सैलरी नहीं देते थे। ऐसे सब
लोग जो थे उनको हेल्प करने का काम करता था। जी जी। ये सब जब चल रहा था तब मुझे कलकत्ता से एक फोन आया एक कार्यकर्ता का कि हमारे यहाँ से 2 लड़कियां जो है वो गुम हो गई और हमें ऐसा लग रहा है कि वो मुंबई में लाई गई होगी। ओके। तब तक ज्यादा से ज्यादा मैं मुंबई का अंधेरी, पार्ला और बोरीवली तक का और दादर तक का इलाका जानता था। ओके। ज्यादा मुंबई के बारे में, क्योंकि 1-2 साल ही मुझे मुंबई में हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ जी। तो विद्यार्थी परिषद में जब मैं काम करता था तो स्वाभाविक तौर पर अलग अलग तरह की समस्याओं पर काम करना ये तो मेरा काम ही था। तो वो मुझे मालूम था कि क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने मुंबई के जो रेड लाइट एरिया है कहाँ कहाँ पे है उनकी जानकारी जुटाई। ओके। और फिर ग्रैंट रोड में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है ये मुझे मालूम हुआ। राइट राइट। तो फिर मैं ग्रैंट रोड के पुलिस स्टेशन में गया। तो वहां पे जाने के बाद एक पीएसआई मिले, उनसे मैंने बात की। उन्होंने दूसरे दिन रेड डाली तो उसमें वो हमारी जिन लड़कियों के तलाश में हम गए थे वो तो मिली नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की 2 लड़कियां मिली जिनके साथ में मैं काम करता था। वहां की 2 लड़कियां मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इनको अच्छा करियर देना चाहिए। राइट। तो बाद में पता चला कि उनको माँ बाप नहीं है, इस वजह से फंसा के यहाँ पे लाया गया, बेचा गया, वो सब हुआ। तो उनको फिर बाद में डोंगरी के जुवेनाइल जस्टिस में जो है बाल गृह में वहां पे डाला गया। तो मैं डोंगरी के बाल गृह में जाने लगा उन बच्चियों को मिलने के लिए और उनका आगे क्या करना है इसके बारे में जरा लोगों से बात करने के लिए जाने लगा। तब मुझे ये जो होमलेस चाइल्ड है इनकी जानकारी तब मुझे हुई। तब तक मुझे मुंबई के होमलेस चाइल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घर में मेरी पत्नी से मैंने बात किया कि उन लड़कियों को हमको पढ़ाना चाहिए। वो पढ़ी लिखी नहीं न होने के कारण उनको फंसाया गया। तो उन लड़कियों को वहां से छुड़ाने के बाद में वो दोनों लड़कियां जो है मेरे घर पे रही। 3 साल तक वो मेरे घर पे रहकर पढ़ी। उनको मेरी सासू माँ जो है उन्होंने पढ़ाना लिखाना जो है वो सिखाया। मेरे ससुर जो थे वो लेडीज टेलर थे, फैशन डिजाइनर थे। तो उन्होंने उनको सिलाई का पूरा काम सिखाया। मुझे ये आपको बताते वक्त खुशी हो रही है कि आज दोनों लड़कियां जो है अपने अपने यहाँ पे सेटल है। एक गुवाहाटी में, एक बेंगलोर में। दोनों की शादी हो गई है। क्या बात है। और मतलब उनकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही है। और ये हादसा होने के बाद में मैं जब इन बच्चों के साथ में जुड़ा तब मुझे पता चला कि घर से ये बच्चों का काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि घर पे अपनी जो फैमिली होती है उसमें 2, 3, 4 ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा लोगों को हम पढ़ा नहीं सकते। और मुंबई में तब पता चला कि मुंबई में लगभग 1.25 से 1.5 लाख बच्चे जो है वो रास्ते पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, ब्रिज के नीचे रहते हैं। और रास्ते पे रहने की वजह से जो है इन बच्चों का प्रॉब्लम होता है। तो ये पता चलने के बाद में मैंने तय किया कि इन बच्चों को पढ़ाने की एक अच्छी सी व्यवस्था हमने करनी चाहिए। और अकेला मैं जो काम कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को मेरे साथ में जोड़ना चाहिए। ये सोच के साथ में ये जीवन संवर्धन फाउंडेशन की स्थापना हमने 2010 में शुरू की। ये जानना चाहता हूँ, ये जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, यूजुअली इनकी लाइफ कैसी रहती है, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। बेघर बच्चों के बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं है। आमतौर पर सब लोगों ने बेघर बच्चों को देखा रहता है, लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मुझे भी कुछ पता नहीं था। जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुंबई में है बेघर बच्चों की। वो लगभग 1.25 से 1.5 लाख बच्चे मुंबई में रास्ते पे रहते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। और इन बच्चों के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो भीख मांगना नहीं तो चोरी करना। सही बोल रहे हो। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। मतलब स्वाधीनता के बाद में 75 ईयर्स के बाद में भी हम इन बच्चों की तरफ देख नहीं पाए, हमारी कमजोरी है। और ये जो बच्चे रहते हैं ये इनका लाइफस्टाइल क्या होता है, तो ये बच्चे 24 घंटे जो है वो नशे में रहते हैं। नशे में रहते हैं। और
खाने के लिए वड़ा पाव और समोसा, इसके अलावा उनको कुछ मिलता नहीं है। सही। और अलग अलग रैकेट जो है वो इनका गैर फायदा लेते हैं। मतलब जैसे मुंबई का 100% ड्रग्स रैकेट इन बच्चों के माध्यम से चलाया जाता है और इन बच्चों ने उनका काम करना चाहिए, इस वजह से इनको नशे की आदत लगा देते हैं। तो फिर ये बच्चे व्हाइटनर है, टर्पेंटाइल है, झंडुबाम, आयोडेक्स ब्रेड को लगाकर खाना है, चप्पल चिपकाने का गम पीना है, ऐसी सस्ती वाली नशा करते हैं और नहाते कभी नहीं, कपड़े कभी धोते नहीं है। तो इस वजह से इनका जो लाइफस्टाइल है ना, ये देखकर वो 30-35 साल से ज्यादा जी नहीं सकते। इनका इम्यूनिटी पावर जो है वो पूरा खत्म हो गया होता है और आधुनिक समाज के साथ में वो जुड़ नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन में वो आज है। सही बात है। और इसलिए हमने इन बच्चों को आधुनिक समाज के साथ में जोड़ने का तय किया है। दायित्व लिया हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सर? वैसे तो बहुत चैलेंजेस इस काम में आते हैं। पहला जो चैलेंजेस है तो ये जो बच्चे हैं ये किसी पर विश्वास नहीं रखते, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इन बच्चों ने जो दुनिया देखी है ना, वो सब काली दुनिया ही देखी है। एकदम सही बोल रहे हैं। मतलब अच्छे लोग इन बच्चों के संपर्क में कभी जाते नहीं हैं जी। जो लोग गलत है वो इनके संपर्क में जाते हैं और फिर वो उन लोगों को देखकर इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी है। मतलब जैसे ड्रग्स रैकेट वाले उनके पास जाते हैं या भीख मंगवाने वाले लोग उनके पास जाते हैं, ऐसे अलग अलग लोग उनके पास जाते हैं। या मतलब समाज के बारे में और एक गलत बात है वो आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इन बच्चों का लगभग 99% बच्चों का लैंगिक शोषण हुआ रहता है ना। तो इस वजह से क्या है, इन बच्चों ने समाज के ऊपर भरोसा रखे, ऐसा कुछ रहता नहीं। तो इन बच्चों को कन्विंस करना कि भाई तू अच्छी जिंदगी जी सकता है, तू अच्छा आदमी बन सकता है, तू पैसे कमा सकता है, तेरी मेहनत जो है वो तेरी जिंदगी बना सकती है, ये कन्विंस करने के लिए उसको बहुत काफी टाइम जाता है हमको। तो ये सबसे पहली जो समस्या है उनको कन्विंस करना, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। हाँ, उसके बाद में दूसरा आता है कि वो उन्होंने जो है वो मुक्त आयुष्य जो है वो जिया रहता है। मतलब वो जहाँ पे रहता है वहां पे पूरी स्वाधीनता ही रहती है, कभी भी उठ सकता है, कभी भी सो सकता है, जी में आए वो कर सकता है। जब उसको सेंटर पे लाया जाता है तब यहाँ की एक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में सुबह उठना है, नहाना धोना है, ब्रश करना है, उसके बाद में प्रार्थना करना है, खाना खाना है टाइम पर, पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है। मतलब ये टाइम टेबल फॉलो करने का जो आदत है वो उसको लगाना होता है। तो ये एक चैलेंज होता है क्योंकि वो मतलब उसको शुरू में उसमें बहुत दिक्कत आती है। लेकिन बाद में जब उससे प्यार से सब बच्चे बात करने लग जाते हैं, उसके दोस्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे इन समस्याओं पर आगे जाकर वो एडजस्टमेंट कर लेता है। और तीसरा जो चैलेंज है वो है आर्थिक, क्योंकि इन बच्चों को नशे से बाहर निकालना है, अच्छे स्कूल में डालना है, उसका खाना पीना है, उसका कपड़ा लत्ता है, उसका हेल्थ है। मैंने बताया कि रास्ते पे जब बच्चे रहते हैं तब उन्होंने वड़ा पाव और समोसा ही खाया रहता है, तो उसका इम्यूनिटी पावर जो है वो पूरा खत्म हो जाता है जी। तो इस वजह से अच्छा उसका आहार जो है वो उसको देना है, तो इसके लिए सब इसमें पैसा लगता है। तो वो इकट्ठा करना एक चैलेंज होता है। और एक समस्या है वो है जगह की समस्या। मतलब अभी जहाँ पे सेंटर है वो अपनी खुद की जगह नहीं है जी। किसी ने दया भाव से ये जगह दिया है, उनको मालूम है कि ये इन बच्चों के लिए काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे, तो ये बच्चे पढ़े लिखेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ये उनकी सोच है, इसलिए उन्होंने हमको जगह दिया है यूज करने के लिए। उन्होंने अच्छे भाव से जगह दिया है जी। लेकिन ये प्रोफेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब आज जो समस्या है उसमें एक समस्या ये है कि पहली का बच्चा जो है वो भी वहीं पे है, MSW वाला बच्चा भी वही है, इंजीनियरिंग करने वाला भी बच्चा वही पे है, और सबके अपने अलग अलग जरूरतें होती है। राइट। तो वो जरूरतें अगर हमको पूरी करनी है तो प्रोफेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता है जी। और अभी पहली बार जीवन संवर्धन फाउंडेशन को खुद को जगह मिली है बदलापुर में। ओके, क्या बात। तो वहाँ पे 500 बच्चों का छात्रावास
शुरू करने का हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो वो पहला प्रोफेशनल स्ट्रक्चर जीवन संवर्धन फाउंडेशन का रहेगा। वेरी नाइस। ऐसे लड़कियों के लिए भी एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर हो, ऐसा हमारी सोच है। हुँ। उसके लिए जगह ढूँढना चालू है। जी। सर अब ये बताइए आपका रोल मॉडल कौन है, जो आपको ये सब अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है? उनका नाम और क्यों प्रेरित करते हैं ज़रा उसके बारे में ज़रा बताइए? वैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो सामाजिक काम की एक बहुत बड़ी परंपरा है। जी। उसमें महाराष्ट्र के संत जो थे, हुँ, हुँ। उनका काफ़ी योगदान रहा है। हुँ, हुँ। फिर भी छात्रावास जिन्होंने शुरू किए महाराष्ट्र में, हुँ, हुँ। ऐसे कर्मवीर भाऊराव पाटिल जो है, हुँ, हुँ। वो रोल मॉडल है। उसके बाद में महर्षि धोंडो केशव कर्वे जो है, जी, वो रोल मॉडल है जी, मेरे लिए, प्रेरणा देने वाले हैं। जी। जिस समय छात्रावास का चलन भी नहीं था, उस समय कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी ने जो गरीब बच्चे थे, उनके हुँ। लिए छात्रावास खोले हुँ, हुँ। और उनको शिक्षा देने का काम किया। क्योंकि आधुनिक समाज के साथ में अगर जोड़ना है, तो शिक्षा एकमात्र पर्याय है, ये महर्षि कर्वे जी को भी लगा और कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी को भी लगा। वेरी ट्रू। तो इसलिए उन्होंने अपने-अपने तरीके से वहाँ पे छात्रावास बच्चों के लिए शुरू किए और उसका जब उन्होंने शुरू किए थे वो छात्रावास, तब और अब इसमें काफ़ी फ़र्क है। मतलब हज़ारों बच्चों की पढ़ाई अभी उन छात्रावासों में हो रही है। हो रही है, ओके। उनकी पहली पीढ़ी जो पढ़ी, तो वो लोग जो है सरकारी नौकरियों में चले गए, हुँ, हुँ। उनकी अच्छी स्थिति हो गई। ग्रामीण इलाके से जो लोग आए थे उनके छात्रावास में पढ़ने के लिए, जी। तो उनका आज अच्छा करियर बना हुआ है। हुँ, हुँ। उनके बीवी-बच्चे अच्छे लाइफ जी मतलब रहे हैं। अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी जी रहे। वेरी नाइस। तो लोगों को पढ़ाना, हुँ, हुँ। यही मोटिवेशन लेकर उन्होंने उस समय काम किया जी, और वहाँ से प्रेरणा लेकर हमने भी ये तय किया कि इन बच्चों को अगर आधुनिक समाज के साथ में जोड़ना है, जी। तो इनको शिक्षा देना एकमात्र पर्याय है। संस्था को चलाने में ऐसा कोई टाइम आया था जब आप काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे, कुछ समस्या आई थी? तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँगे ज़रा? ऐसे संस्था जब चलाते हैं, सामाजिक जीवन में आप जब जीते हैं, जी, तो डिमोटिवेटेड होने के प्रसंग काफ़ी बार आ जाते आ हैं। जाते हैं, ओके। हुँ। उससे उभरना जो होता है, क्योंकि ये व्रत लेकर हम चलते हैं। हुँ, हुँ। हमने तय किया है, किसी ने हमको बताया नहीं है कि ये काम करो ही आप। करेक्ट, करेक्ट। तो हमने खुद ने ये तय किया है, हुँ। तो इसको काम को आगे लेके जाना जी, है। जी। लेकिन सिचुएशन कभी-कभी ऐसी हो जाते हैं कि जिससे आदमी नेचुरल डिमोटिवेटेड हो जाता है। हो जाता है। जैसे कि कोरोना के काल में हुआ था। जी, जी। जब कोरोना शुरू हुआ तो हम प्रिपेयर नहीं थे। हुँ, तो संस्था में जो है इतने सारे बच्चे रहते हैं, हुँ। तो इनको अनाज भर के रखना चाहिए, सब्जियाँ नहीं मिलेगी, ये सब हमने सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं था। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई और अपने जो बच्चे हैं वो बेसिकली रास्ते पे रहने वाले हुँ, बच्चे हैं, हुँ, तो इनको घर ही नहीं है, हुँ। तो इनको छोड़ नहीं सकते बाहर। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर क्या किया जाए? हुँ, क्योंकि जब यहाँ पे 80-90 लोग रहते हैं तो उनका खर्चा है, उनका पूरा जीवन यापन यहाँ पे हो रहा है। हुँ, दूध नहीं है, सब्जी नहीं है, ऐसी सिचुएशन तब आती थी। यहाँ से फ़ोन आ जाते थे कि ये खत्म हो गया, वो हुँ। खत्म हो गया और संस्था के अकाउंट में पैसे नहीं है और हमारी भी स्थिति आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी है नहीं। है नहीं। तो सब ऐसी सिचुएशन आ गई तब और मैं बहुत लोगों को फ़ोन करता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जिनके ज़्यादातर लोगों के संपर्क में था, हुँ, तो वो लोग जो है, वो तंत्र ज्ञान के बहुत ज़्यादा जानकार नहीं थे, तो हुँ। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, ओके। ये कर दिया, ऐसे नहीं है। नहीं थे, ओके। ज़्यादा लोग जो है वो बुज़ुर्ग लोग हमारे हाँ, संपर्क में रहते हैं, सही बात तो है। आधुनिक तंत्र ज्ञान का उनको ज़्यादा ज्ञान जानकारी नहीं नहीं था। होता है। हुँ, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, डिमोटिवेट तो बहुत बार हुआ मैं उस हुँ, समय। हुँ, हुँ। लेकिन भगवान की दया से एक बार मैं जब ऐसी सिचुएशन में घर से निकला और संस्था में आया, जी, तो एक आदमी जो है उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेटेड किया। अच्छा। तो वो मोटिवेशन क्या था, तो
उन्होंने मतलब लॉकडाउन चल ही रहा था जी। सब रास्ते बंद थे, कोई आ नहीं जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक बुजुर्ग थे लगभग उनकी उम्र तब 65-66 ऐसी होगी। तो मैं जब संस्था में आया तो वो पैदल चल के लगभग 20-25 किलो चावल जो है वो सर पर रख के लेकर आए। क्या बात है। और मैंने उनको पानी वगैरह दिया, उससे बात किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो घर पे बहुत अच्छा रह रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि हमारे पास ऐसे बच्चे रह रहे, उनका खाने पीने का क्या होता रहेगा। सही बात है। तो रिक्शा वाले से मैंने बात की, लेकिन वो आने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि वो तब फाइन लगता था। जी जी जी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने तय कर लिया कि मुझसे जितना पॉसिबल है उतना अनाज लेकर मैं जाऊंगा। तो वो लगभग 2-2.5 घंटे चलकर टिटवाला के सेंटर में आए। क्या बात है। तो मुझे लगा कि भगवान है, और भगवान को ये मालूम है कि इनको कैसे हेल्प करना है। ये बताइए कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? सबके अलग अलग मायने होते हैं, तो आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? और हमें ये भी बताइए कि आपका सपना क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? सक्सेस के अनेक मायने हो सकते हैं जी। मेरी दृष्टि से सक्सेस ये है कि हमारे समाज में एक भी बच्चा जो है वो रास्ते पे ना रहे, क्योंकि बच्चा जब रास्ते पे रहता है तो बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है और उसका बचपन जो है वो चला जाता है उसमें। सही बात है सर। कोई भी बच्चा अगर रास्ते पे ना रहे तो ये हमारा सक्सेस है। सही बात है। हमारे देश का सक्सेस है। सपना ये है कि हमारे देश का और बाहर का भी जी। किसी भी बच्चे को जो है अपना बचपन जीने का अधिकार है जी। और बचपन जीने के लिए उसको स्थितियां निर्माण करना। कोई भी परिस्थिति में बच्चा अगर है तो उसको आधुनिक समाज के साथ में जोड़ना है, उसको बचपन में खेलना कूदना, अच्छी सी चीजें खाना, ये बचपन का जो अनुभव होता है जी। वो हर एक बच्चे को देना, ये मेरा सपना है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा गाना, ऐसा डायलॉग है जिसे आप गा के या सुन के अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? एक गाना बहुत अच्छा है जी। जो मैं कॉलेज के जीवन में गाता था। क्या बात है। वो है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। मतलब अगर तू जिंदा है तो दूसरों की जिंदगी पर भी यकीन करना चाहिए। मेरी जैसी जिंदगी है वैसी दूसरों की भी जिंदगी है, और मेरा आनंद जो है वो दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर है। अगर मुझे अच्छा खाना है तो अच्छे खाने बनाने वाले चाहिए, अगर मुझे जोक सुनना है तो अच्छे जोक सुनाने वाले फ्रेंड्स होने चाहिए। मतलब हमारा आनंद जो है वो समाज पर ही निर्भर है एकदम। तो इसलिए क्या है, दूसरों की जिंदगी का हम जब तक स्वाद न ले, दूसरों की जिंदगी का अभिमान हमको जब तक नहीं होता तब तक हमारी जिंदगी जो है वो पूर्ण नहीं होती। अकेला आदमी सब चीजों का आनंद नहीं ले सकता। तो इस वजह से हमको हमारी जिंदगी के साथ में समाज जीवन की जिंदगी जो है वो अच्छी करनी चाहिए, तभी हम आनंदी रह सकते हैं। और आज इन बच्चों को अगर हम आनंद देना चाहते हैं तो ही स्वर्ग आ सकता है जमीन पर। इस करियर में जो आपको संस्था को चलाने में जो हेल्प कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी को आप थैंक यू बोलना चाहें तो आप? मैं सबसे पहले थैंक्स मैं देना चाहता हूँ मेरी धर्मपत्नी शिल्पा जो है उसको, जिन्होंने सबसे पहले वो जिन लड़कियों को मैंने रेड लाइट एरिया से छुड़ाया था वो 2 लड़की 3 साल तक मेरे घर पे पड़ी, तो उसको हेल्प करने का काम शिल्पा ने किया, अपने घर में रहने देने का काम उसने किया, इसलिए उसका थैंक्स है। और इन बच्चों को, वो 2 बच्चों को पढ़ाने का और उनको फैशन डिजाइनिंग का ट्रेनिंग देने का काम मेरे सास और ससुर जी ने किया है। तो उनका थैंक्स जो है वो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही ये काम शुरू हुआ और आज संस्था का रूप लेके ये काम आगे बढ़ रहा है। मेरे काफी सहयोगी जो थे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जी, कुछ लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया, कुछ लोगों ने मेरे साथ में काम करने का तय किया। कुल मिलाकर सब लोगों के मदद से ये सब प्रोजेक्ट आज चल रहा है।
171 बच्चे अपने संस्था में अभी पढ़ रहे हैं। 86 बच्चे जो है वो पढ़कर यहाँ से बाहर निकले और आज अपनी खुद की जिंदगी जो है अच्छी जी रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इन बच्चों को जो हेल्प कर रहे हैं इट्स कमेंडेबल। आपको मैं बोल नहीं सकता, आप शायद पब्लिक समझ रही होगी, क्योंकि ये बच्चे ना कल कहीं ना कहीं आप लोग से इंटरेक्ट करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपने इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को बढ़ाया, और मैं आपके सपने को, आपके सक्सेस को मैं प्रे करूँगा कि और आपका सपना बढ़े, मतलब आपका जो सोच है वो लोगों में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इससे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनता से, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, और जो नए अभी देखेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस संस्था से जुड़ें। आप जो भी अमाउंट आप हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ डोनेट कीजिए, ताकि इन बच्चों का भविष्य और अच्छा हो। आई एम श्योर, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि और बच्चे आएँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने घर में खुश रहे, बट ये हो सकता है कि और बढ़े तो उधर हमें हेल्प करना है इन बच्चों को। तो जुड़ें, जितना ही पैसा आप अगर डोनेट कर सकते हैं, डू डोनेट। यही मेरी आप लोग से प्रार्थना है। और एक बार एकदम कृतज्ञ होकर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं भी आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आप यहाँ आए और हमारा काम जो है वो लोगों तक पहुँचाने का काम आपने किया। जिन लोगों को इस संस्था के साथ में वॉलंटियरली काम करना है वो भी जुड़ सकते हैं। परफेक्ट, यस यस, डेफिनेटली। आर्थिक रूप से सहयोग दे सकते हैं। किसी भी काम से इन बच्चों के साथ में अगर आप जुड़े तो इन बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा, और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है वो हम सब मिलके उसका निर्वहन हम सब मिलके करें, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। हम सब में है हीरो, हम सब में है हीरो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद।